Today we will start theoretical framework. सीए फाउंडेशन का अकाउंटेंसी स्टार्ट कर रहे हैं आज एंड वी विल स्टार्ट विथ द फाउंडेशंस. ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे टेंड टू स्किप दिस. ठीक है, बिल्डिंग बनाना है, हम सबको बहुत हाई राइज का शौक है, बट फाउंडेशन जो है, बेस जो है, वो मजबूत हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है. तो दोस्त, बेसिक फंडामेंटल्स को अगर हम इग्नोर करेंगे तो ये हाई राइज बिल्डिंग बनेगा कैसे, मुझे तो नहीं समझ में आता. सो आइए, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द थियोरेटिकल फ्रेमवर्क. और जैसे हमने कसम खाई है इंस्टीट्यूट के मटेरियल को पूरा इज्जत और मान सम्मान के साथ पढ़ना है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं. एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसे कमाने की एक्टिविटी. एवरी इंडिविजुअल performs some kind of economic activity. A salaried person gets salary and spends to buy provisions and clothing for children's education, construction of house, etc. A sports club formed by a group of individuals, a business runs by an individual, a business run by an individual, or a group of individuals. A local authority like Calcutta Municipal Corporation, Delhi Corporation, ये सब मैं आगे थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ. Not necessarily all the economic activities, not necessarily all the economic activities are run for any individual benefit. क्या बात है, कहने का मतलब है कि पैसे वाला एक्टिविटी तो जरूर है बट कोई जरूरी नहीं है कि वो इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए ही हो. कभी कभी ऐसे भी एक्टिविटीज होते हैं जो इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए नहीं होते हैं. तो किसके लिए होते हैं? ये होते हैं सोशल बेनिफिट्स के लिए. They may create social benefits, that is benefit for public at large. ठीक है. Anyway, such economic activities are performed through transactions and events. तो अब दोस्त, भूमिका बनाया इंस्टीट्यूट ने और इंस्टीट्यूट ने कहा कि जब भी पैसे का एक्टिविटी होता है, कभी कभी पब्लिक एट लार्ज के लिए भी होता है, जो गवर्नमेंट कुछ एक्टिविटीज करती है. पर चाहे जैसा भी एक्टिविटी हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर होगा तो वो परफॉर्म होता है. दो शब्द है दोस्त, इन दो शब्दों को बहुत गहराई से आपको समझना है कि पैसे का कुछ एक्टिविटी हुआ, पैसे लेने देने का कुछ एक्टिविटी हुआ. इस पैसे लेने देने के एक्टिविटी को ट्रांजैक्शन कहते हैं या इवेंट कहते हैं. दोस्त, ट्रांजैक्शन और इवेंट एक ही चीज नहीं है, दोनों में फर्क है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं. बट ये चीज क्लियर हो गया है कि पैसे का एक्टिविटी को हम ट्रांजैक्शन कहेंगे या इवेंट कहेंगे. चलो, तो कोई भी एक्टिविटी, अगर सैलरी मिला, पैसे को खर्च कर दिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया. तो ये एकदम अभी तक क्लियर है. ट्रांजैक्शन इज यूज्ड टू मीन a business performance of an act. बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट या कोई अग्रीमेंट था कि भाई ये सप्लाई करना है और हमने सप्लाई कर दिया, तो पैसे तो लेंगे ही हम. अब पैसे लेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे बाद में लेते हैं हम लोग. सप्लाई कर दिया हमने, पैसे बाद में लेते हैं. तो अकाउंट्स में इसको भी कुछ कहते हैं दोस्त, ये हम अभी नहीं बताएंगे. तो कुछ परफॉर्मेंस किया हमने, कुछ अग्रीमेंट बनाया था, कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा है. ठीक है, तो अग्रीमेंट में हमने कुछ करना था, हमने कर दिया. ठीक है. अब वाइल इवेंट क्या है? इवेंट इज यूज टू मीन अ हैपनिंग एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन. हैपनिंग एज अ कॉन्सिक्वेंस मतलब बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते चले गए. ट्रांजैक्शन, आज का दिन, लेट्स से जनवरी में हमने बहुत सारे परचेज किए और बहुत सारे सेल किए. परचेज किया, सेल किया, परचेज किया, सेल किया. तो जनवरी में मैंने इतने सारे ट्रांजैक्शन किए. समझ लो मैं वुलन क्लोथ्स बेच रहा हूँ, जनवरी ठंड का महीना है, तो परचेज किया 400 में, बेच दिया कहीं 600 में.
तो परचेज किया, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ट्रांजैक्शन है, बोलो है ट्रांजैक्शन? हाँ जी ट्रांजैक्शन है। 600 रुपया में हमने बेच दिया, तो बताओ क्या ये ट्रांजैक्शन है? हाँ जी ट्रांजैक्शन है। अब हम बात तो कर रहे थे इवेंट का। अच्छा जी, तो इवेंट में बताया गया इट्स अ हैपनिंग। हैपनिंग, अच्छा जी। अब देखो क्या है, अब हमसे पापा पूछे, अरे बेटा जनवरी में कितना पैसा कमाया तुमने? तो पापा रुकिए मैं बता रहा हूँ, पापा पापा हमने 1,20,000 रुपए कमाए, तो ये है मेरा प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट क्या मैं कह सकता हूं दिस प्रॉफिट हैपेंड टू मी? दिस प्रॉफिट इज द हैपनिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, या ये कॉन्सिक्वेंस है, या ये आफ्टर इफेक्ट है? अगर मैंने ट्रांजैक्शन प्रॉफिट्स के लिए किए थे, 400 में खरीदा, 600 में बेचा, तो उसका रिजल्ट जो निकल कर आया प्रॉफिट निकल कर आया। 400 में खरीदा, 300 में बेचा, तो उसका भी रिजल्ट निकल कर आएगा, नुकसान होगा। तो भैया जो भी रिजल्ट है उसे हम कहते हैं इवेंट। तो ट्रांजैक्शन करते 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 लास्ट में जो रिजल्ट आता है, अब रिजल्ट ये भी आया है। पापा पूछे स्टॉक कितना बचा है बेटा? पापा अभी तक 1,000 पीस जो हमने खरीदा था, 800 पीस हमने बेच दिया पापा, 200 पीस अभी भी स्टॉक में बचा है। तो ये एंड में जब हम रिजल्ट का बात करें तो रिजल्ट ये है कि 200 पीस बचा है, तो ये भी एक हैपनिंग है, ये रिजल्ट है, तो ये एक इवेंट है दोस्त, ये एक इवेंट है। तो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो बहुत सारे बच्चे स्किप करते हैं थियोरेटिकल चीजों को, ठीक है, और वो सोचते हैं कि अच्छा ये तो किसी को भी नहीं पता था। ए राम तेरे को पता है? अरे नहीं यार पता नहीं, बस मैं तो लिख कर आ गया यार जमा के। तो ट्रांजैक्शन तो मोर और लेस सबको ही लिख देंगे, बट इवेंट जब लिखना होगा तो फंस जाएंगे। अब समझ लो 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो 2 में से 3 में से 1 नंबर हो सकता है सबको मिल जाए। मगर अगर एक बच्चा इवेंट को भी अच्छा से एक्सप्लेन करके आएगा, और देखो होता क्या, 100 में से मेरे ख्याल से 2% बच्चे भी शायद होंगे जो ये ट्रांजैक्शन और इवेंट को पढ़ते होंगे इतने शिद्दत से। तो जो BA-CA के बच्चे हैं वो तो कम से कम चलो इस 2% में आ जाएंगे, और एग्जामिनर के दिमाग में छा जाओगे यार, यार ये बच्चे को तो इवेंट भी पता है। ठीक है, तो काम ऐसा करो जो कोई ना करे, यूनिक बनो। तो मैं तो आपको यूनिक बनाने का फॉर्मूला बता दिया भैया, ठीक है। तो इजी है, ट्रांजैक्शन और इवेंट इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। अब आइए इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में। एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट 2 लाख फॉर रनिंग अ स्टेशनरी बिजनेस। On 1st January, he purchases goods for 1,15,000 and sells for 1,47,000. अभी अभी जब हमने एग्जाम्पल दिया, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी he pays shop rent for 5,000 rupees and finds that still he has goods worth 15,000 in hand. The individual performs an economic activity. अच्छा जी, अब देखो कितना चीज क्लियर हो रहा है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, यहाँ पे पैसे का एक्टिविटी है। ही कैरीज ऑन फ्यू ट्रांजैक्शंस। अच्छा देखो अब ये ट्रांजैक्शन का भी मीनिंग कितना अच्छा से समझ में आ रहा होगा। बच्चे प्रॉब्लम कहाँ है, जब हम ये इंग्लिश का पेपर होता है, जो भी अकाउंट्स का पेपर हम देने जाते हैं, लैंग्वेज जो होता है ना, क्वेश्चन का लैंग्वेज, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ मैक्सिमम बच्चे हमारे देश में इंटेलिजेंट होते हैं, बट ये अंग्रेजों का जमाने का जो लैंग्वेज अभी भी चले आ रहा है हमारे देश में, ये हमें बड़ा कमजोर कर देता है। ये लैंग्वेज हमें अगर पूरा सही तरीका से पकड़ नहीं आए तो हम उसको कुछ ना कुछ अपने समझ के हिसाब से उसको इंटरप्रेट करते हैं और लिख कर आते हैं। आता हमें सब कुछ है, हम इंटेलिजेंट है, बट क्योंकि इंग्लिश का पकड़ हमारा कमजोर रह जाता है तो हम सही चीज को भी गलत करके आते हैं। तो मेरा कोशिश बेसिक्स का है दोस्त। मुझे ये एहसास है कि इंग्लिश का पकड़ हमारे देश के बच्चों में कमजोर है, तो इसीलिए मैं ये इंग्लिश लैंग्वेज को पकड़ता हूं, ठीक है। और आप भी अगर मेरे साथ धीरे धीरे इस लैंग्वेज को पकड़ने का कला अगर आप सीख लोगे तो देखो मजा आएगा।
तो जैसे हमने स्टार्ट किया, माहौल बनाया, इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात की, ट्रांजैक्शंस की बात की हमने। अब देखो ये कितना अच्छा से समझ में आ रहा है कि द इंडिविजुअल परफॉर्म्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ही कैरीज ऑन फ्यू ट्रांजैक्शंस एंड एनकाउंटर्स विथ सम इवेंट्स कि देखो भैया अब मुलाकात हुआ, एनकाउंटर मतलब मुलाकात हुआ, कुछ इवेंट से मुलाकात होता है उसका। इवेंट से मुलाकात कब होता है? बहुत सारे ट्रांजैक्शन करने के बाद एक इवेंट हुआ। अच्छा, इज इट नॉट लॉजिकल दैट ही विल वांट टू नो द रिजल्ट ऑफ हिज एक्टिविटी? एक्टिविटी क्या है बताओ? फिर से पूछता हूं, एक्टिविटी है भैया सारे ट्रांजैक्शंस। रिजल्ट क्या है बताओ? रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी क्या है? रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी है इवेंट। तो ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए दोस्त। चलिए, वी सी that the individual who runs the stationery business earns a surplus of 42,000। अरे बधाई हो भैया, 42,000 रुपए कमा लिया आप। अब देखो हुआ क्या, उन्होंने गुड्स बेचा 1,47,000 का, कोई शक नहीं जी। गुड्स इन हैंड है 15,000 का, 1,62,000 यहाँ हो गया। गुड्स परचेज किया था 1,15,000 का, शॉपकीपर को रेंट दिया 5,000 का, तो भैया सरप्लस हो गया 42,000 रुपया। राइट, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, अगर आपको कहीं से डाउट हो रहा है तो आइए फिर से देखते हैं। कुछ बच्चे को डाउट है कि ये सर समझ में नहीं आया, इसमें क्या नहीं समझ में आया आपको? क्या नहीं आया? भैया देखिए, 2 लाख रुपए इंडिविजुअल ने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। ही परचेजेस गुड्स फॉर 1,15,000 एंड सेल्स फॉर 1,47,000। तो 1,47,000 का सेल आया और खरीदा था 1,15,000 में। तो सर अगर 1,47,000 का खरीदा और 1,15,000 में बेचा, तो सर मेरे हिसाब से ये 32,000 का मुनाफा आता है सर। बट आप तो सर बता रहे हैं सरप्लस, कुछ और बता रहे हैं। आप तो बता रहे हैं सरप्लस 42,000 का। तो दोस्त, इसमें आपसे एक छोटी सी भूल हो रही है। आपको ये समझना होगा कि 1,15,000 का जो गुड्स उसने खरीदा था, 1,15,000 का गुड्स जो उसने खरीदा था, जब भी हम बिजनेस का प्रॉफिट लॉस, देखो साथ साथ हम बेसिक्स भी करते हुए चलेंगे। ये खरीदा था 1,15,000 का गुड्स, किसी को कोई शक है? नहीं सर, ये तो समझ में आ रहा है। अब ये बोल रहा है कि ही स्टिल हैज गुड्स वर्थ 15,000 इन हैंड्स, मतलब 1,15,000 का गुड्स खरीदा और अभी भी 15,000 का गुड्स उसके पास है। मतलब जो गुड्स उसने बेचा वो 1,00,000 रुपया का सामान उसने बेचा है। भैया बिजनेस करने उतरे हम लोग, एकदम क्लियर रहो। पैसा लगाया था शुरू में कितना? 2,00,000 रुपया, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ 2,00,000 रुपया लगाया, स्टेशनरी का बिजनेस करना है। खरीदा कितने का गुड्स? 1,15,000 का। और बेचा कितना का? बेचा गुड्स, टोटल सेल्स वैल्यू है उसका 1,47,000। अब दोस्त अपने को यह समझना है कि 1,47,000 जो उसका सेल्स वैल्यू है, वो क्या 1,15,000 के पूरे गुड्स बेचा 147 में? नहीं, 15,000 के गुड्स तो अभी भी उसके घर पे है। तो इसका मतलब ये है कि ये 1,00,000 वाला पोर्शन बिका है 1,47,000 में। सिंपल सी बात है। तो आपको नहीं लगता है कि अच्छा 1,00,000 का खरीदारी और बेचा मैंने 1,47,000 में, तो बहुत इजी सा हो जाता है भैया बात।
सर उसने तो 47,000 कमा लिया सर। हाँ जी, कमा लिया। अरे भैया, 5,000 रुपये का रेंट भी तो देना है। कहाँ गया वो रेंट वाला कॉलम? ही पेज शॉप रेंट फॉर 5,000 मंथ। तो एक महीना का हिसाब हो रहा, चलो रेंट दे देते हैं। तो हमने रेंट दे दिया 5,000 रुपया। तो हमारे सरप्लस आया 42,000 रुपया। किसी को कोई शक? तो सरप्लस हुआ 42,000 ओनली। तो दोस्त देखो, ये सिंपल सा कैलकुलेशन था। तो ये हमें ऐसे ही अपनी समझ को, अपनी सूझबूझ को ठीक करते हुए चलते रहना है। तो गुड्स सोल्ड 1,47,000। गुड्स इन हैंड को यहां देखो जोड़ लिया गया 162,000। गुड्स परचेज इतना, शॉप का रेंट दिया इतना, तो यहां आया सरप्लस 42,000। तो अकाउंट्स में क्या होता है दोस्त, अपना लॉजिक्स को अगर आप सही रखोगे तो आप पहुंच जाओगे सही आंसर तक। अब अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये अगर सवाल उठ रहा है, उठना चाहिए, अगर नहीं उठ रहा है तो उठाओ यार, कि सर आपने तो किया 1,47,000 माइनस 1 लाख, कि भैया 1 लाख का सामान हमने 1,47,000 में बेचा। तो सर ये तो हमें लॉजिकली सही भी लग रहा है, क्योंकि 15,000 का गुड्स तो उसके पास था। तो ये सेल्स में, या इसको यहां जोड़ा क्यों जा रहा है सर? इसको क्यों जोड़ा जा रहा है? देखो इन्होंने क्या किया है। देखो, बिजनेस का प्रॉफिट बहुत सिंपल होता है दोस्त। एस पी माइनस सी पी इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये तो हम लोग क्लास 6 से जानते हैं। अब इन्होंने क्या किया दोस्त, 1,47,000 का तो सेल्स था ही, इसमें 15,000 रुपया को आप ये समझो कि ये बुरा से बुरा क्या होगा। बुरा से बुरा यही होगा कि कॉस्ट में तो बिकेगा, कॉस्ट टू कॉस्ट तो बिकेगा। 15,000 कॉस्ट टू कॉस्ट में अगर बिकता है तो गुड्स इन हैंड को हमने यहां जोड़ दिया, तो ये आ गया 1,62,000। ठीक है, तो ये समझ लो कि एक कंसोलिडेटेड एसपी हो गया। समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, अगर इसको अपने समझ लें कि टोटल माल हमने बेच डाला, तो 1,47,000 ये जो कंपोनेंट है इसको तो हमने मुनाफा में बेचा, ये जो कंपोनेंट है समझ लो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट में बेचा। तो टोटल सेल्स अगर हमारा आ गया 1,62,000, टोटल कॉस्ट हमारा आ गया 1,15,000, तो अपना प्रॉफिट आएगा 47,000। अब प्रॉफिट में से जो बाकी जो शॉपकीपर का जो रेंट है वो हमने दे दिया 5,000 का, तो 42,000 आ गया। बट अभी हो क्या रहा है, हम यहां लिख रहे हैं गुड्स इन हैंड। देखो ध्यान दो, हम यहां लिख रहे हैं गुड्स इन हैंड। कहने का मतलब यह है कि हम इसको जोड़ने के लिए तो 15,000 में जोड़े हैं, क्योंकि बुरा से बुरा ये 15 में तो बिकेगा। बट अगर ऐसा हो कि ये सर अब तो ये 15 में नहीं बिकने वाला है, ये तो 12 में ही बिकेगा, तो क्या होगा? तो दोस्त ये सवाल के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, यही आपको समझाना है। आगे जब हम अकाउंट्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ कन्वेंशंस, कुछ सोच को हमें इंक्लूड करना होगा। जब भी हम अकाउंट्स करते हैं तो हमें क्या सोच को रखना है। ये सोच जो है, अगर ये सोच सही रहे तो हम सही हिसाब किताब करेंगे। ये सोच में कुछ गोंडगोल हो जाए तो हमारा हिसाब भी गोल गोल हो जाएगा। तो दोस्त ये बात को ध्यान रखना है कि अभी जो गुड्स हमारे हाथ में है वो 15,000 रुपए का है। कल को ये गुड्स 15,000 में नहीं बिके, ये तो 12,000 में ही बिकेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आप लोगों ने रट रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं मार्केट वैल्यू, या जो भी नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस
बस रट लिया 11-12 में। तो दोस्त आज रटने वाला काम नहीं करना है, आज समझने वाला काम करना है, कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से बनाने का चेष्टा करना है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है। अर्निंग ऑफ 42,000 सरप्लस इज एन इवेंट। मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को डाउट होगा इस बात पे। ठीक है, तो ये इवेंट आपको समझ में आ चुका है। ऑल्सो हैविंग द इन्वेंट्रीज इन हैंड इज अनदर इवेंट, ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, वाइल परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी एंड पेमेंट ऑफ रेंट्स आर ट्रांजैक्शंस। तो देखो, फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटेंसी, अब इमेजिन करो कि हमें ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स के बीच में फर्क नहीं पता है, और दोस्त आगे आप पढ़ोगे इवेंट्स हैपनिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो दोस्त ये वर्ड अगर नहीं पूरा सही तरीका से समझ में आया है तो आप गेस वर्क करना स्टार्ट करोगे। मैं नहीं चाहता हूं कि आप गेस वर्क से अकाउंटेंसी करो। ठीक है, सिमिलरली अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गॉट गवर्नमेंट ग्रांट 500 lakhs फॉर अडल्ट एजुकेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 500 लाख रुपए मिले अडल्ट एजुकेशन के लिए। It spent 250 lakhs for purchasing literacy kits। भैया लैपटॉप खरीदा, अडल्ट एजुकेशन करेंगे, लैपटॉप बांटेंगे, आईपैड बांटेंगे। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। पेड 200 lakhs टू द ट्यूटर्स। अरे मैं भी एनरोलमेंट करा लेता भैया, यहाँ पर मुझे भी कुछ पैसे मिल जाते। एंड इज लेफ्ट विद अ बैलेंस ऑफ 50 lakhs। 50 लाख आज भी है हमारे पास। दीज आर ऑल्सो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। तो भैया ये और नहीं बताना आपको। ठीक है, सिमिलरली द सेंट्रल गवर्नमेंट रेज्ड मनी थ्रू टैक्सेस, paid share salaries to employees, and spent on various development activities. Whenever receipts of the government are more than expenses, it has surplus. If expenses are more than receipt, it runs in deficit. Here raising money through various sources can be termed as transaction। देखो गवर्नमेंट के लिए बात कर रहे हैं। And surplus or deficit at the end of the accounting year can be termed as an event। तो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हम लोग सब कुछ जो बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो आज तक हम बनाते आ रहे हैं, पीएल बनाओ, पीएल, तो पीएल में जो हम लोग पी या एल जो निकालते हैं वो क्या है मेरे दोस्त? क्या है? ट्रांजैक्शन है। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं सर, ट्रांजैक्शन नहीं, इवेंट है। ओके ओके, चलो। तो जिन लोगों ने ट्रांजैक्शन कहा है वो अपने आप को एक थप्पड़ मार ले, और जिन लोगों ने अपने आप को या जिन लोगों ने आंसर दिया इवेंट, वो अपने आप को ऐसे शाबाशी दे दे। देखो है तो बहुत इजी सा बात, बस मोटिवेशन आपका हाई रख रहा हूँ और कोई बात नहीं है। सो मोटिवेटेड रहिए, चार्ज अप रहिए, अभी तो बस स्टार्ट किया हमने। सो एवरीबडी वांट्स टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अब आया ना मुद्दे का बात, सर इतना देर से ट्रांजैक्शन इवेंट कर रहे हैं। अब ये जो ट्रांजैक्शन होता है, इवेंट होता है, इसका रिकॉर्ड तो रखना जरूरी है ना। अब यहां से आ गया भैया अकाउंटेंट का काम। ये जितना ट्रांजैक्शन, जितना पैसा हमने खर्चा किया, लेन देन किया, उसका रिकॉर्ड चाहिए, उसका रिकॉर्ड चाहिए, क्योंकि हम भूल जाएंगे, हम इंसान हैं, वी आर नॉट रोबोट्स, वी टेंड टू फॉरगेट। देखो ये भी एक अच्छा बात आया दिमाग में, ये जो भूलने की जो पावर हमें जो दी गई है, ये अच्छी बात है या खराब बात है? बताइए, कौन बताएगा यहाँ पर? हाँ भाई देवो, अच्छा बात है। अच्छा बात है। रिया तुम बताओ। खराब। खराब। हाँ जी, और कोई बताएगा यहाँ पर? राधिका आप बताइए, ये जो भूल जाते हैं हम लोग। सिचुएशन के हिसाब पे डिपेंड करेगा। नहीं, अच्छा बात है या खराब बात है? भूल जाते हैं हम लोग। जो याद रखना चाहते हैं, चलो बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, रटो रटो, बार बार पढ़ो तो याद रहेगा। बट इंसान का फितरत है भूल जाना। इंसान को बनाया गया है कि वो भूल जाए। तो इसीलिए इसी बात से आता है दोस्त, एजुकेशन, जो बच्चे जो काम करते हैं पढ़ाई का, तो अगर कोई बच्चा को लगता है मैं तो भूल जाता हूँ, मैं तो भूल जाता हूँ, मैं गधा हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, तो अपने आप को कोसना मत कभी। आप ये सोचना कि यस मैं नॉर्मल हूँ। सर ने कहा था कि भूलना एक नेचुरल फिनोमिनन है।
तो अगर आपको किसी चीज को नहीं भूलना है, जैसे कोई दोस्त आपको चोट पहुंचा दिया और आप उस दोस्त को माफ नहीं करना चाहते हो, तो आप डेली रिवीजन करते हो ना? बताइए। हाँ जी प्रीति जी, जब आपको किसी को माफ नहीं करना होता तो आप डेली रिवाइज करते हो दिमाग में, ऐसा बोला था मेरे को, या गर्ल ऐसी बोली थी मेरे को। हाँ, तो भैया सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको पढ़ाई से प्यार हो जाए और पढ़ाई अगर आपको छोड़ छोड़ के भाग जाता है, तो अपने दिमाग को मत कोसना, उसको रिवाइज कर लेना। तो रिवाइज करते रहोगे तो हमेशा आपके दिल और दिमाग में छाया हुआ रहेगा। तो बात कर रहे थे रिकॉर्ड्स का, तो रिकॉर्ड्स का मतलब ये है कि इंसान का फितरत है भूल जाना। तो कहीं एक ऐसा जगह उसे लिख लो, कंप्यूटर में लिख लो, टैली सॉफ्टवेयर में नोट कर लो कि 2 साल बाद भी अगर मुझे कुछ देखना हो तो मैं देख सकूं। ये दिल की बातें तो है नहीं कि 10 साल पहले का भी जख्म मैं लिए लिए घूम रहा हूं। तो दिल की बातों में तो ऐसा हो जाता है, बट ये तो अकाउंट्स की बात है ना सर, बोरिंग अकाउंट्स, कौन इसको दिल पे रखेगा, कौन यहाँ इतना रखेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। So everybody wants to keep records of all transaction and events and to have adequate information about the economic activity as an aid to decision making. डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट होता है। जब हमें याद आ जाता ना कि उस दोस्त ने मेरे को किताब देने से इनकार कर दिया था, जब मैं उसके शादी में नहीं जाती। स्कूल में ना जब आईएससी का एग्जाम चल रहा था, मैंने उससे नोट्स मांगा, उसने नहीं दिया मेरे को। उस दिन से मैं समझ गई थी कि वो मेरी अच्छी दोस्त नहीं है। तो डिसीजन ले लिया आपने। अकाउंटिंग डिसिप्लिन हैज बीन डेवलप्ड टू सर्व दिस पर्पस। अकाउंटिंग डिसिप्लिन, ये अकाउंटिंग डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि क्लासरूम वाला डिसिप्लिन, ठीक है। ये अकाउंटिंग डिसिप्लिन मतलब पूरा अकाउंट्स का बात किया जा रहा है कि ये जो सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी है, ये इसीलिए बनाया गया कि इस डील्स टू सर्व दिस पर्पस एज इट डील्स विद मेजरमेंट। तो दोस्तों एक नया शब्द आ गया, मेजरमेंट। जैसे हम बोलते हैं ना कि नहीं नहीं बहुत गहरा चोट दिया है, गहरा मतलब वी आर ट्राइंग टू मेजर कि नहीं नहीं बहुत ज्यादा लगा है। तो वी आर ट्राइंग टू मेजर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुआ है उसका कोई मेजरमेंट है। अब ये मेजरमेंट कैसे करते हैं हम लोग? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी था 12 चेयर का, 2 गाड़ी का, और समझ लो 10 कंप्यूटर का। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी किया हमने। अब इसको मेजर कैसे करेंगे? मेजर करने के लिए 12 चेयर को हमने खरीदा था 12,000 में, 2 गाड़ी को हमने खरीदा था 2 लाख में, और 10 कंप्यूटर को हमने खरीदा था 5 लाख में। तो एक तरीका से देखिए, जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ हमने कन्वर्ट किया उसे मनी फॉर्म में, रुपए में। अगर हम इंडिया में काम कर रहे हैं तो हमारा देश का करेंसी है रुपया, रुपी। तो हमने इसे कन्वर्ट किया मेरे दोस्त। इकोनॉमिक एक्टिविटी पहले हमने किया, 12 चेयर खरीदा, 2 गाड़ी खरीदी, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कर लिया, अब उसे रिकॉर्ड करना होगा। रिकॉर्ड क्यों करना है? अरे कल को हमें डिसीजन लेना हो कि जो 5 कंप्यूटर हम जो एक्स्ट्रा खरीद लिया, ये एक्स्ट्रा कंप्यूटर का कोई दरकार नहीं था, तो कितना रुपए का एक्स्ट्रा कंप्यूटर खरीद लिया, 2.5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा कंप्यूटर खरीद लिया। तो ये सब डिसीजन कैसे लेंगे? तो हमको मेजर करना है, और मेजर करने के लिए हमें इसे कन्वर्ट करना होगा। इसी चीज से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाएंगे आगे। एक एम्प्लॉय, बहुत होनहार एम्प्लॉय, जबरदस्त एम्प्लॉय, उसके कारण मेरे बिजनेस में जबरदस्त मुनाफा हो रहा था, उसकी शादी हो गई, वो अब काम छोड़ दिया है। उसके काम छोड़ने से मुझे नुकसान हो रहा है, बट उस नुकसान को मैं मेजर नहीं कर पा रहा हूं। कैसे मेजर करूं मैं? तो जिस चीज को मैं मेजर नहीं कर पाता हूं उसको हम रिकॉर्ड्स नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस which helps to develop useful information for decision making process।
चलिए, अपने को ये क्लियर हो गया कि डिसीजन लेना है। अकाउंटिंग हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स and presenting suitable information to aid मतलब help decision making regarding any type of economic activity ranging from a family function to functions of national government। कुछ भी हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो उसका रिकॉर्ड बन जाएगा, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट बन जाएंगे और सूटेबल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा डिसीजन मेकिंग के लिए। सेम टू सेम रिपीट हो रहा है, बट हियर इन आफ्टर we shall concentrate only on business activities। देखो, अब यहां से क्लियर बता दिया गया है। अब ये जितना भी डिस्कशन करेंगे, हम फैमिली फंक्शंस का डिस्कशन नहीं करेंगे, हमें डिस्कशन करना है बिजनेस एक्टिविटीज का एंड देयर अकाउंटिंग, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी मटेरियल इज टू प्रोवाइड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन अकाउंटिंग फॉर बिजनेस एक्टिविटीज। तो देखो क्या है, बिजनेस का बात करना है, बिजनेस एक्टिविटीज का बात करना है और उसी का ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग का बात करना है। तो यह क्लियर हो गया यहाँ पर। नेवरदलेस इट विल गिव एडिक्वेट नॉलेज टू थिंक कोहेरेंटली ऑफ अकाउंटिंग एज अ फील्ड ऑफ स्टडी फॉर यूनिवर्सल एप्लीकेशन। देखो, बिजनेस का तो ठीक है, बट आपको प्रोसेस समझ में आ जाए तो अगर आपको घर का शादी का कुछ अकाउंटिंग करना है तो आप उसी प्रोसेस से करोगे। ठीक है जी। अब इस पैराग्राफ को हम छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ लास्ट 2 लाइन ले रहे हैं। डिसीजन मेकिंग तो मेन फंडा है, तो समझ में आ चुका आपको। द एम ऑफ अकाउंटिंग इज टू मीट। अब ये जो अकाउंटिंग हम करते हैं उसका गोल क्या है? एम वर्ड का मतलब होता है गोल, टारगेट, क्यों करते हैं। द एम ऑफ अकाउंटिंग इज टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द रैशनल एंड साउंड decision makers and thus called language of business। बिजनेस का भाषा है अकाउंट्स। इस भाषा को इंटरप्रेट करते हैं डिसीजन मेकर्स। डिसीजन मेकर्स कौन हुए सर? अब समझ लो, आपके बिजनेस में किसी को सप्लाई करना है। अब आपका बिजनेस अच्छा है, खराब है, प्रॉफिटेबल है, नुकसान वाला है, वो कैसे पता चलेगा? तो ये आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो लास्ट में आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो आप अपने शेयर होल्डर्स को देते हो, जो बैलेंस शीट और पीएल आपके वेबसाइट पे अपलोडेड रहते हैं, कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी जिसको आपके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्ट है तो वो जाके देखेगा। अच्छा, अगर समझ लो बैंक है, बैंक आपको लोन देना चाहता है, तो बैंक आपके बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को चेक करेगा, उसको देखकर वो डिसीजन लेगा। तो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है जी। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। The Committee of Terminology set up by the American Institute of Certified Public Accountants। देखो दोस्त, द कमिटी ऑन टर्मिनोलॉजी, क्या बात है। जो अपने पढ़ते हैं ना कॉमन टर्मिनोलॉजी, तो टर्मिनोलॉजी की भी कमिटी थी। और कौन से इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स फॉर्मुलेटेड द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इन 1961। तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या आप जानना चाहते हो कि 1961 में AICPA ने क्या डेफिनेशन दिया? अब आपको लग रहा होगा कि सर इतना थ्योरी पढ़ के क्या होगा। दोस्त, बार बार इंस्टीट्यूट कह रहा है प्रेजेंटेशन अपना इंप्रूव करो। अगर आपको ये सब नॉलेज अगर मिलता है तो बॉस आप ये यूज करोगे ना। AICPA का नाम बजाओ, एग्जामिनर के कान में सुनाओ कि देखो मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं जानता हूँ AICPA। तो ये सब जब आप अपने आंसर्स में इंक्लूड करते हो
कितने परसेंट इंक्लूड करते हैं, कितने परसेंट लोग हैं बताओ जो इस तरीका से आंसर करने वाले हैं? जो पढ़े ही नहीं है तो करेंगे कहाँ से? शॉर्टकट में पढ़ने गए थे, तो आपको शॉर्टकट में पढ़ना नहीं है, ठीक है? शॉर्टकट में नहीं पढ़ोगे तो उसका बहुत एडवांटेजेस है दोस्त, तो उस एडवांटेजेस का चर्चा कर रहे हैं हम लोग। अपना प्रेजेंटेशन स्किल्स को सुधारो, अपने लॉजिक्स को सुधारो, अपने बेस को सुधारो, अपने नॉलेज को सुधारो। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं। ये हम लोग क्लास 11 एंड 12 में करके आ चुके हैं। हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, उसको लेजर में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है? फिर उसको हम समराइज करते हैं पीएल में, ऑन बैलेंस शीट में। तो ये डेफिनेशन आपको याद करने में कोई इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। उससे पहले ट्रायल बैलेंस भी आता है। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि हमने 12 चेयर्स, 10 कंप्यूटर, ये सबको हमने किस में कन्वर्ट किया था? मनी में। तो जो बात हमने आपके साथ डिस्कस किया था, सेम टू सेम बात यहाँ पर बोला जा रहा है, AICPA। तो नया बात कहाँ से बोलेंगे? ये जो हकीकत है वही बोलेंगे। सो आइए AICPA का डेफिनेशन को समझिए। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर मतलब कुछ ना कुछ फॉर्मेट्स बताया जाएगा आपको, फॉर्मेट्स मिलेंगे आपको कि इसी तरीका से काम करना है। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, फॉर्मेट मिल गया, रिकॉर्ड करने का मनी मतलब करेंसी मिल गया आपको। और क्या रिकॉर्ड करोगे दोस्त? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, मैंने आपको एक और बात कहा था कि बहुत अच्छा एम्प्लॉय था, शादी हो गया उसका, या आज मेरे यहां पर बैंक मैनेजर साहब आए थे इनॉग्रेट करने, या शाहरुख खान आए थे, और फ्री में आए थे शाहरुख खान साहब। अगर शाहरुख खान पैसा लेकर आते तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाता। शाहरुख खान मेरा दोस्त है, फ्री में आया, और अरे शाहरुख खान मेरा दोस्त है, फ्री में आया, उससे मेरा बिजनेस बढ़ने वाला है। बट शाहरुख खान आया, और क्योंकि मैंने से कुछ पैसे नहीं लिए तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कुछ पैसे का आउटफ्लो तो हुआ ही नहीं। तो ध्यान रखना अपने को कि जो भी पैसे का आउटफ्लो हो तो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स रिकॉर्ड करना, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। अगर फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं इन्वॉल्वमेंट आ रहा है तो ना नफा ना नुकसान, हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। जैसे बहुत अच्छा एम्प्लॉय काम छोड़कर चला गया, उसके छोड़ के जाने से जो मेरा नुकसान हो रहा है वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, सब कुछ रिकॉर्ड कर लो, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड कर लो, फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए, पैसे का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद उसको इंटरप्रेट कर लो। तो यही बात था अकाउंटिंग का। अब देखो दोस्त, इस पर भी कुछ चर्चा है। एज पर दिस डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन, इतना सिंपल सा डेफिनेशन, इस पर क्या बोला जा रहा है? हालांकि हमने सब कुछ कह दिया है, अब ये जो भी आप देखोगे एक रिवीजन होगा। एज पर दिस डेफिनेशन, अकाउंटिंग इज सिंपली एन आर्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। अकाउंटिंग क्या है? इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। जो रिकॉर्ड्स है उसको सही तरीका से हमें रखना है। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स बाय फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। जैसे मैंने अभी जस्ट कहा, पैसा वाला इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, फाइनेंशियल कैरेक्टर, एंड देन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दिस रिकॉर्डिंग इज डन इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। इसको रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? जर्नल में करेंगे या सब्सिडरी बुक्स में। और इन बुक्स को हम क्या कहते हैं? नोन एज द प्राइमरी बुक्स।
ठीक है जी, यहां तक एकदम आप मेरे साथ हो। एवरी गुड रिकॉर्डिंग सिस्टम, रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम इंक्लूड्स सुटेबल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अब देखो, एक ही तरह का रिकॉर्ड जब हम बनाते हैं, सैलरी दिया, सैलरी दिया, सैलरी दिया, सैलरी दिया, खरीदा, परचेज, 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 एक पर्टिकुलर आदमी से ही खरीदा, तो कोशिश जब भी हम रिकॉर्ड बनाएंगे तो हमने हमेशा दौलत राम से खरीदा तो दौलत राम का अकाउंट, हमने हमेशा शाहरुख खान से खरीदा तो शाहरुख खान का अकाउंट, हमने रेंट दिया तो जितने लोगों को रेंट दिया अलग अलग गोडाउन का उसका अलग रिकॉर्ड, सैलरी दिया तो अलग रिकॉर्ड, तो क्लासिफाई कर लेते हैं हम लोग। तो suitable classification of transaction and events as well as their summarization for ready reference। summarization, सबको हमने समरी में डाल दिया फटाफट। अब सबका टोटल कर लो, इतने लोगों को सैलरी दिया, अब सबका टोटल सैलरी क्या है? टोटल सैलरी 2 लाख रुपया। टोटल परचेज कितना? तो एक शीट देखते के साथ आपको समरी शीट मिल गया। आपके पास 200 एम्प्लॉय है, अब 200 एम्प्लॉय का एक एक एम्प्लॉय का सैलरी नहीं देख रहे हो, बस आप सैलरी पेड। आपके पास 5 गोडाउन है, बस रेंट ऑफ गोडाउन, तो समरी हो गया ये। आफ्टर द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड, दे आर ट्रांसफर्ड टू सेकेंडरी बुक्स, दैट इज लेजर। तो पहले हम जर्नल में करते हैं, उसके बाद हम लेजर में लेके जाते हैं। इन लेजर, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो देखो दोस्त, लेजर में जब हम जाते हैं तो इनकम, एक्सपेंस, एसेट है या लाइबिलिटी है, इस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड समराइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। इतना ही तो काम है, अगर ध्यान से देखा जाए तो काम तो इतना ही करते हैं कि एक रिकॉर्ड को हमने लिया, रिकॉर्ड को रिकॉर्ड किया, उसके बाद उसको प्राइमरी बुक्स में डाला, उसको अलग अलग क्लासीफाई किया, क्लासीफाई करके हमने उसको लेजर में डाला, उसके बाद हमने क्या किया, उसको क्लासीफाई कर दिया। अच्छा, ये मेरा इनकम है, क्या ये मेरा एक्सपेंस है, क्या ये मेरा एसेट है, या मेरा लाइबिलिटी है? अब देखो दोस्त, एसेट में हम किसको डालते हैं और इनकम और एक्सपेंस में किसको डालते हैं, ये चीज अभी समझ लो। जब हम कोई भी चीज को, जैसे टाइपराइटर हमने खरीदा, या चलो आज के जमाने का एग्जांपल लेते हैं, प्रिंटर हमने खरीदा, ये प्रिंटर मेरे कम से कम 5 साल चलने वाला है। तो जब भी कोई चीज 1 साल से ज्यादा चलने वाला है तो उस प्रिंटर को हमने क्लासिफाई कर दिया एसेट में, और प्रिंटर का इंक जो एक एक महीने में खत्म होने वाला है उसको हमने क्लासिफाई कर दिया एक्सपेंस में। इतना सही बात है, ठीक है? तो ये हमने आपको बारीक डिफरेंस बताया कि किसी भी चीज को हम एसेट क्यों बोलते हैं और उसको एक्सपेंस क्यों नहीं बोलते हैं। देखा जाए, अगर आप नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज के भाषा से समझो तो देखो, अकाउंटिंग लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज का फर्क आपको समझाना चाहता हूं। आप बोलोगे कि मैंने गाड़ी खरीदा, तो एक तरह से गाड़ी खरीदना में आपका 5 लाख रुपया का खर्च हुआ। नॉर्मल भाषा में आप क्या बोलोगे, भैया 5 लाख रुपया खर्च हुआ, तो अपने बोलेंगे 5 लाख रुपया एक्सपेंस हो गया। बट अकाउंटिंग भाषा में बोलते कार, ओ कार इज एसेट। अब एक बच्चे को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये, बट ये तो खर्चा है, ये तो एक्सपेंस है। कार तो इज एक्सपेंस, मैंने 5 लाख खर्चा किया है, आप बोलते हैं 5, ये एसेट है। तो दोस्त, यही समझना होगा कि ये एक्सपेंस तो आपने किया ही है, बट ये एक्सपेंस 5 लाख रुपया आपका 1 साल से ज्यादा काम में आने वाला है, राइट? तो जो भी खर्चा, जो भी एक्सपेंस 1 साल के अंदर ही खत्म होने वाला है उसको तो एक्सपेंस कहेंगे। बैलेंस शीट वर्ड जो है ना मेरे दोस्त, आप समझ लो आज ही, बैलेंस शीट जो हम लोग बोलते हैं,
प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। क्योंकि आप लोग 11-12 में ये सब काम करते हुए आए हो, तो अपने क्या लिखते हैं, कार को अपने लिखते हैं बैलेंस शीट में एसेट में, कार को लिखते हैं 5 लाख रुपए में। तो पहले तो मैंने आपको ये समझाया है कि जो भी एक्सपेंस 1 साल के ऊपर हो जाता है तो उसको हम लोग बैलेंस शीट में एसेट का रूप में ले जाते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया। और प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है दोस्त, प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा जगह है जहां हम लोग 1 ईयर वाला सारा आइटम लेकर आते हैं, इस करंट फाइनेंशियल ईयर का, ये हम आपको बताते हैं। तो गाड़ी का जो खर्चा है जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं मेरे दोस्त, ये लेट्स से कि हमने 5 साल तक डेप्रिशिएट करने का फैसला लिया, तो हम लोग यहां करते हैं लेस डेप्रिसिएशन, 1 लाख रुपया। तो यहां बैलेंस शीट में बैलेंस लाइफ ऑफ द कार इज 4 लाख रुपीज, और ये 1 लाख रुपया उठा के हम लोग यहां ले आते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑफ कार, 1 लाख। तो ये 1 साल का गाड़ी का जो खर्चा था, एक्सपेंस, देखो अभी आप क्या कह रहे थे, गाड़ी हमने खरीदा सर, 5 लाख तो मेरा एक्सपेंस है सर, फिर भी इसको एसेट क्यों बोलते हैं सर? तो यही तो बात था आपका। तो देखो एसेट का मतलब है 1 साल के ऊपर का जो बैलेंस लाइफ है इसका, तो उसको हम बैलेंस शीट में ले जाते हैं, और जो 1 साल का जो एक्सपेंस है उसको हम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर आते हैं। तो जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, दोज transactions are classified into income, expense, asset, liabilities। तो ये एक्सपेंस और एसेट का आपसी तालमेल हमने आपको आज बताया है। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे वी विल डिस्कस फर्दर। तो बने रहिए, इन लाइनों के बीच में कुछ ना कुछ गहरा रहस्य जैसे जैसे आएगा हम उसे आपके लिए अनलॉक करेंगे। Essentially, the transaction and events are to be measured in terms of money। ये बात भी क्लियर है। Measurement in terms of money means measuring at the ruling currency of the country. For example, rupee in India, dollar in USA and alike। तो ये बात भी एकदम क्लियर है। The transaction and events must have at least in part financial characteristics। The inauguration of a new branch of a bank is an event without having financial character। The inauguration of a new branch of a bank is an event without having any financial character, क्योंकि रुपया का तो कोई लेन देन हुआ ही नहीं। While the business is disposed of by the branch is an event having financial character। Accounting also interprets the recorded, classified and summarized transaction and events। However, the above mentioned definition does not reflect the present day accounting function। The dimension of accounting is much broader than described in the above definition। अब ये कहने का मतलब ये है कि ऊपर के डेफिनेशन में आज का जो मॉडर्न सिचुएशन है वो पूरा पूरी समान नहीं रहा। मॉडर्न सिचुएशन बदल गया है। मॉडर्न सिचुएशन में काम और ज्यादा हो रहा है। क्या आप अग्री करते हो? हाँ जी, मॉडर्न सिचुएशन में तो बहुत कुछ चेंज हो गया। अकॉर्डिंग टू द अबव डेफिनेशन, accounting ends with the interpretation of results of the financial transaction and events। कितना गहरा बात है, देखो डिबेटिंग दिमाग रखो कि इस डेफिनेशन AICPA का 1961 का डेफिनेशन के अनुसार अकाउंटिंग खत्म हो जा रहा है कि जैसे ही हमने इंटरप्रेट कर दिया रिजल्ट्स को, खत्म हो जा रहा है। मगर मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हो रहा है? विद द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, आज का दिन में आपको ये पता होना चाहिए
कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, सब कोई शेयर्स खरीद लिया और डायरेक्टर मैनेज करते हैं कंपनी को, ठीक है, डायरेक्टर्स आर मैनेजिंग द कंपनी। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, ओनर कोई और है, मैनेज कर रहा है डायरेक्टर्स। और आज के दिन में ग्लोबलाइजेशन हो गया बिजनेस का, सोसाइटी गेनिंग मोर इंटरेस्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ द एंटरप्राइज। आज के दिन में जैसे आप शेयर्स खरीद के बैठ जा रहे हो, इस कंपनी में हमने 1 लाख रुपया लगा दिया, चलो ठीक है, ये कंपनी कैसी काम करती है देखते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन द अकाउंटिंग रिजल्ट्स हैज़ इंक्रीज्ड। अब ये एक नया बात करना चाह रहे हैं कि अब इतने लोग कंपनीज में इंटरेस्टेड हो गए कि रिजल्ट कम्युनिकेट होना ज़रूरी है। अकाउंट्स आप बना लिए हो, इंटरप्रेट कर लिए हो, सिर्फ उससे नहीं होगा, इस अकाउंट्स का रिजल्ट को कम्युनिकेट करना होगा। तो एक नया वर्ड दोस्त आ रहा है, कम्युनिकेशन। एंड देयरफॉर दिस रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग इन्फॉर्म्ड जजमेंट हैज़ ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग as defined in the widely accepted definition of accounting given by the American Accounting Association 1966, which treated accounting as। अब देखो नया डेफिनेशन आया 5 साल बाद, तो कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया जो पुराने डेफिनेशन पे नहीं लिया गया था। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मेजरिंग, अब देखो नया नया बात आ रहा है, आइडेंटिफाइंग पहला नहीं था, तो पहले हम तो आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये फाइनेंशियल कैरेक्टर का है क्या नहीं। अच्छा जी, ये तो फाइनेंशियल कैरेक्टर का है, तो क्योंकि हमने आइडेंटिफाई कर लिया, चलो अब इसको मेजर करते हैं, रुपए के भाषा में मेजर करो। तो आइडेंटिफाई करो, मेजर करो एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। अब ये कम्युनिकेटिंग से पहले जो है, अब आप कम्युनिकेट करने से पहले उसको रिकॉर्ड करोगे, क्लासीफाई करोगे, समराइज करोगे, ये पोर्शन इन्होंने उड़ा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, मेजर करने के बाद तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करोगे, समराइज करोगे, क्लासीफाई करोगे, या क्लासीफाई करोगे फिर समराइज करोगे। एंड कम्युनिकेटिंग द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजंस बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये जो बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसे हम कहते हैं, ये जो बनता है, अलग अलग यूजर्स बैठे हुए हैं, कुछ इंफॉर्मेशन आपका लेंगे और उसके अनुसार डिसीजन लेंगे, ठीक है जी। In 1970, the Accounting Principles Board of American Institute of Certified Public Accountants enumerated the functions of accounting as follows. Functions, accounting क्या क्या काम करता है, ठीक है जी, बताते हैं। The function of accounting is to provide quantitative information, primarily of financial nature. Quantitative, money measurement रहता है, quantitative रहता है, financial nature, about economic entities that is needed to be useful in making economic decisions। वही सेम टू सेम चीज समराइज फॉर्म में। Thus accounting may be defined as the process of recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the financial transactions and communicating the results thereof to persons interested in such information। तो ये हुआ अपना मेन डेफिनेशन। चलो इसको मेन डेफिनेशन है, अलग कलर करते हैं। तो दोस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, सपना लंबा है और सिंपल, अगर आप किसी से पूछ लो जा अकाउंटिंग का डेफिनेशन बता दे आज मेरे को, बहुत लोग नहीं बता पाएंगे, ठीक है, बट आपको वैसा नहीं रहना है, आपको सब कुछ समझते हुए मजबूती से बढ़ना है। प्रोसीडियरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ अबव डेफिनेशन, प्रोसीडियर ऑफ अकाउंटिंग कैन बी बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यूजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। काम क्या करते हैं, पहले फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं और उसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। ये तो वही बात होगी, पहले पाव भाजी बनाते हैं और उसके बाद बढ़िया से प्लेट में सजा के पाव भाजी खा जाते हैं। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है ये बताओ। सब्जी खरीदा, अलग अलग मसाला खरीदा, सब कुछ किया, तो किस लिए किया? अगर पाव भाजी बनाने के बाद हम खाएंगे नहीं तो फायदा क्या है?
सो आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है। जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे जनरेट होता है? रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, क्लासीफाइंग करना पड़ता है, समराइजिंग करना पड़ता है, एनालाइजिंग करना पड़ता है, इंटरप्रेट करना पड़ता है और कम्युनिकेट करना पड़ता है। रिकॉर्डिंग इज डन इन अ बुक कॉल्ड जर्नल। अब क्लासीफाइंग में देखो, फॉर एग्जांपल देयर मे बी सेपरेट अकाउंट हेड्स फॉर सैलरीज, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा। All expenses under these heads, after being recorded in the journal, will be classified under separate heads in the ledger. This will help in finding out the total expenditure incurred under each of the above heads. ये लेजर तो हम सीखेंगे आगे। अब जब हम समराइज करते हैं तो समरी से हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, उससे बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और उसी से हम बनाते हैं बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये कितना इम्पोर्टेंट बन जाता है। उसके बाद हम करते हैं एनालाइज। The term analysis means methodical classification of the data given in the financial statements. ये financial statements का मतलब होता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो। The figures given in the financial statements will not help anyone unless they are in a simplified form. For example, all items relating to fixed assets are put at one place, while all items relating to current assets are put at another place. It is concerned with the establishment of relationship between the items of profit and loss account and balance sheet. It provides the basis for interpretation. Students will learn this aspect of financial statements in the later stages of chartered accountancy course. एनालाइज कर लिया हमने, फिक्स्ड एसेट को फिक्स्ड एसेट में डाल दिया, करंट को करंट में डाल दिया, चलो ठीक है, एनालिसिस हो गया। अब इंटरप्रिटेशन करना है। रेशियोज जो हम लोग करते हैं इंटरप्रेट ही तो करते हैं। दिस इज द फाइनल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इट इज कंसर्न्ड विद एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस of the relationship established by analyzing of accounting data. अब जब हम लोग एनालाइज करके अलग अलग हेडिंग में डालते हैं ना, कैपिटल इतना, करंट एसेट्स इतना, लोन इतना, ये इतना, तो अब उसको हम लोग देखते हैं कि मेरा लोन कितना है, फिक्स्ड एसेट्स जब हमने खरीदा तो कितने लोन पे खरीदा, क्या क्या किया, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, सेल्स कितना है, तो सबको हम इंटरप्रेट करते हैं। द रिकॉर्डेड फाइनेंशियल डेटा इज एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड in a manner that will enable the end users to make a meaningful judgment about the financial condition and profitability of the business operations. बैलेंस शीट का देखकर पता चलता है कि अच्छा बिजनेस में मेरा कैपिटल कितना है। मेरा कैपिटल है 5 करोड़। मेरा लोन कितना है? मेरा लोन है 15 करोड़। अरे बाबा रे, 15 करोड़ का लोन है इसका, सिर्फ 5 करोड़ खुद का है। प्रॉफिट इस बार कितना हुआ? अच्छा इस बार प्रॉफिट 5 करोड़ का हुआ। अच्छा तब तो ठीक है यार, तो ये तो बिजनेस अभी अच्छा प्रॉफिट में है। तो ये सब इंटरप्रेट करते हैं हम लोग। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड एक्सप्लेन नॉट ओनली व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ, बट ऑल्सो व्हाई इट हैड हैपेंड एंड व्हाट इज लाइकली टू हैपन अंडर सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशंस। तो ये अगर इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट अगर हम सही तरीका से नहीं करें तो हम डिसीजन कभी ले नहीं पाएंगे। उसके बाद कम्युनिकेट कर दो, सब कुछ हो गया, अब कम्युनिकेशन करना है। इट इज कंसर्न्ड विद द ट्रांसमिशन ऑफ समराइज्ड, analyzed and interpreted information to the end users to enable them to make rational decisions. This is done through preparation and distribution of accounting reports, which includes besides मतलब प्रॉफिट एंड लॉस तो है, उसके साथ साथ और क्या है, बिसाइड्स द यूजुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, additional information in the form of accounting ratios, graphs, diagrams, fund flow statement, etc.
ये सब इसलिए कम्युनिकेट किया जा रहा है जिससे कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी सही डिसीजन ले पाए. Students will learn this aspect of financial statements in the later stages of the chartered accountancy course. आप देखते होंगे अगर आपके पिताजी किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं तो शेयर होल्डर के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, बैलेंस शीट आता है. The first two procedural stages of the process of generating financial information along with the preparation of trial balance are covered under bookkeeping. While the preparation of financial statements and its analysis, interpretation, and also its communication to the various users are considered as accounting stages. तो देखो दोस्तों, अब नया एक शब्द का इंट्रोडक्शन हो रहा है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग स्टेजेस या अकाउंटिंग बोल लो. First two procedural stages of process of generating financial information along with the preparation of trial balance are covered under bookkeeping. मतलब जर्नल जो हम बना रहे हैं, लेजर जो हम बना रहे हैं, ये सब को हम बुक कीपिंग मान रहे हैं. ठीक है, ये तो एक क्लरिकल काम है, जैसे जैसा आया करते रहो करते रहो. उसके बाद जो अकाउंट्स का जो रियल स्टेजेस है, अकाउंट्स का रियल स्टेजेस शुरू कहाँ से हो रहा है? जब हम एनालाइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको अलग अलग तरीके से, तो उसको हम अकाउंटिंग स्टेजेस बोल रहे हैं. तो आगे आपके पास क्वेश्चंस आते हैं दोस्त, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, तो वो भी हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो. सो ये यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, देखो अब रिकॉर्डिंग हुआ, क्लासीफाइंग हुआ, समराइजिंग हुआ, इंटरप्रेटिंग हुआ, एनालाइजिंग हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, सब कुछ हुआ. ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज कैसे किया जाता है? देयर आर सर्टेन यूजर्स ऑफ अकाउंट्स. अर्लियर इट वाज व्यूड दैट अकाउंटिंग इज मेंट फॉर द प्रोप्राइटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई. शुरू शुरू में ऐसा लगता था कि अकाउंट जो बन रहा है सिर्फ और सिर्फ मालिक जो है उसके लिए बन रहा है, बट आज का सिचुएशन वो नहीं रह गया. आज का सिचुएशन बदल गया. बट चेंजिंग सोशल रिलेशनशिप्स डाइल्यूटेड द अर्लियर थिंकिंग. अब ये थिंकिंग नहीं रहा. इट इज नाउ बिलीव्ड दैट बिसाइड्स द ओनर मतलब ओनर को छोड़कर, और द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, ओनर को भी छोड़ दो, मैनेजमेंट को भी छोड़ दो, अब अलग प्रकार के लोग जनरेट हो गए जिसके कहते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब कहने का मतलब है अंबानी जी का कंपनी है. अब अंबानी जी का कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट दिखा रहे थे हमारे नाटू राम. मैं नाटू राम को जाके पूछा, अरे भाई नाटू, तू ये अंबानी का स्टेटमेंट लेकर क्या कर रहा है, रिलायंस का बैलेंस शीट लेकर तुम क्या कर रहा है भाई? बोला, अरे यार वो 1 लाख रुपया रखा हुआ इन्वेस्ट करना है, उसका शेयर्स खरीदने का सोच रहा हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है. तो इस प्रकार से होता है. अब कोई एक ऐसा है, ट्रांसपोर्टर है, ग्रेट वेस्ट ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड. अब उसके डायरेक्टर साहब के ऑफिस में मैं गया था, तो मैं देख रहा हूँ वो भी रिलायंस के बैलेंस शीट लेकर बैठे हैं, ओएनजीसी का बैलेंस शीट लेकर बैठे हैं. तो मैं पूछा, भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोला, नहीं मुझे ट्रांसपोर्ट का टेंडर भरना है, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई ये इस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है और इनके कितने आउटस्टैंडिंग है, ट्रांसपोर्टर्स को पैसे टाइम पे दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, जो भी है डिटेल्स देखना चाह रहा हूँ मैं. तो एक ट्रांसपोर्टर भी यूज़र बन गया. एक मेरा दोस्त है, चार्टेड अकाउंटेंट है, वो लोन सिंडिकेशन का काम कराता है. उसके ऑफिस में मैं गया था एक दिन, तो वो भी बहुत सारी कंपनियों का बैलेंस शीट स्टडी कर रहा था. तो मैं बोला, भैया एक कंपनी का बैलेंस शीट क्या करते हो? बोला, नहीं यार ये नई नई कंपनीज है, इनको ना 50 करोड़ का लोन चाहिए.
तो मैं स्टडी कर रहा हूँ, देखता हूँ कि इनको कैसे लोन दिला सकता हूँ। बैंक मैनेजर के पास गया तो बैंक मैनेजर भी एक दिन स्टडी कर रहा था। मैं बोला, सर आप क्या चीज़ में बिजी है? बोला, नहीं नहीं, मैंने इस कंपनी को 100 करोड़ का लोन दे रखा है। हमें डाउट है कि इस कंपनी को जो हमने लोन दे दिया, शायद ये कंपनी अभी प्रॉफिट में नहीं है, और हमें डाउट है कि ये हमारा पैसा चुका पाएगी। तो इसका बैलेंस शीट और वगैरह सब चीज़ चेक करके देख रहे हैं कि भाई हमने जो डिसीजन लिया, वापस ये हमसे 150 करोड़ का लोन का एप्लीकेशन कर रहा है, तो इसे देना है या नहीं देना है? तो ये बैंक भी यूज़र है। तो आज का सिचुएशन, जो अकाउंट्स बन रहा था पहले सिर्फ एक ओनर के लिए, अब वो सिचुएशन नहीं है दोस्त। ठीक है। यूजर्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड द इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज। अच्छा, एम्प्लॉयज। मैं इस कंपनी में जॉब लेने का सोच रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि ये बोनस कितना दिए थे लास्ट टाइम। लेंडर, सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट देखना चाह रही है, एंड अदर एजेंसीज एंड द पब्लिक एट लार्ज। तो दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इतने लोगों को आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है और आपको बनना है चार्टेड अकाउंटेंट, माइंड इट, तो सीए साहब, आप जो ऑडिट करोगे, आप जिस बैलेंस शीट पे साइन करने वाले हो, वो इतने जगह डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो इम्पोर्टेंस समझिए पहले आप। इम्पोर्टेंस नहीं समझोगे तो काम करने का एंथुजियाज्म नहीं आएगा। तो ये है इम्पोर्टेंस आज का डेट में अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन systematically to the users of accounts. Accounting data is more useful if it stresses economic substance rather than technical form. इकोनॉमिक सब्सटेंस मतलब हो गया कि भाई फाइनेंशियल बात करो यार, पैसे के बात करो, सिर्फ टेक्निकल टेक्निकल घुमाए जा रहे हो तो नहीं समझ में आएगा। इंफॉर्मेशन इज यूजलेस एंड मीनिंगलेस अनलेस इट इज रेलेवेंट एंड मटीरियल टू द यूजर्स डिसीजन। इंफॉर्मेशन जो है, मुझे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दो जिससे मैं डिसीजन ले सकूं। टाइम पे इंफॉर्मेशन दो, वो समय चला गया, अब इंफॉर्मेशन का कोई वैल्यू नहीं है। द इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री ऑफ एनी बायसेस। जो इंफॉर्मेशन, जो बैलेंस शीट आप बना रहे हो, वो ऐसा इंफॉर्मेशन मत दो जहां आप हमें गुमराह करना चाह रहे हो। तो वैसा इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, तो बैलेंस शीट वैसा नहीं बनना चाहिए। द यूजर शुड अंडरस्टैंड not only the financial results depicted by the accounting figures, but also should be able to assess its reliability. इस बैलेंस शीट पर मैं रिलाई करूं क्या नहीं करूं, ये दोस्त कितना बड़ा बात है। इतना मेहनत, इतना इंफॉर्मेशन, और आप इस रिपोर्ट पे रिलायबल नहीं, यू डोंट वांट टू रिलाई। नहीं नहीं नहीं, बट दोस्त, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिग्नेचर है इसमें, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर का बहुत बड़ा कीमत है, आपको तो पता है। तो दोस्त, हमारे सीए का भी सिग्नेचर का बहुत बड़ा कीमत है। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि भाई आप सीए साहब, आपका सिग्नेचर का बहुत वैल्यू है। बिजनेस का, हेल्थ का सिग्नेचर करता है सीए साहब। तो जब तक ये प्रोफेशन में दम है, जब तक लोगों का विश्वास है, तब तक लोगों को इस बात का भी विश्वास रहेगा कि नहीं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है, हम इस पर डिपेंड हो सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इसको with information about alternative opportunities and past experience. The owners or the management of the enterprise, commonly known as internal users. तो आज के दिन में यूजर्स का अगर हम बात करें, तो कुछ यूजर होगा इंटरनल यूजर और कुछ यूजर होगा एक्सटर्नल यूजर। तो ये तो एकदम सिंपल सी बात है दोस्त। जो कंपनी के बाहर के लोग हैं वो एक्सटर्नल है, जो कंपनी के अंदर के लोग हैं वो इंटरनल है। Even small details which can affect the internal working of the business are given in the management report. अब ये देखो, इंटरनल रिजल्ट्स जो होता है वो हमारे
अंदर की सीक्रेट्स होती है, वो हम बैलेंस शीट में नहीं डालते हैं। हम क्या कर रहे हैं, किस लेवल पे काम कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं मैनेजरियल रिपोर्ट्स। तो ये मैनेजरियल रिपोर्ट्स अलग होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन के लिए है, पब्लिक यूजर्स के लिए है कि आओ देखो, बट पब्लिक को हम अपना इंटरनल वर्किंग कभी नहीं बताना चाहेंगे, पब्लिक को हम अपना सीक्रेट्स कभी नहीं बताना चाहेंगे। तो वो सीक्रेटिव रिपोर्ट्स जो होता है, जो डेली मैनेजर को डिसीजन लेना होता है दोस्त, वो सबको हम कहते हैं मैनेजरियल रिपोर्ट्स, ठीक है। और उसे हम कहते हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग। और ये जो बैलेंस शीट वाला अकाउंटिंग है जो हम सबको देते हैं, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्त, अब इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग देखना है, ये मैं छोड़ देना चाहता हूं, ठीक है। ये 12 सेंचुरी 15 सेंचुरी स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग हुआ करता था पहले। स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग मतलब एक बहुत बड़ा रईस राजा टाइप का, उसने अपने मुनीम को दे दिया, भैया चलो तुम ही हिसाब करना, ठीक है। तो वैसे ये सब बातें हैं, इसको लेकर एक काम करते हैं, इवोल्यूशन को मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए दोस्त, इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं। 4th सेंचुरी से शुरू करेंगे हम आपके लिए। ये हमारे रिस्पेक्टेड श्री चाणक्य जी, चाणक्य जी ने बहुत ज़बरदस्त किताब, जिसे हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, अर्थशास्त्र में मेंशन है, अकाउंट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है कि उस ज़माने में एसेट्स को कैसे रिकॉर्ड करना है। अर्थशास्त्र से हमें कुछ डिटेल्स मिलती है, ज्वेलरी को कैसे रिकॉर्ड करना है, एनिमल्स, एलिफेंट्स को कैसे रिकॉर्ड करना है, क्योंकि उन ज़माने में these elephants were very important. The earliest record was in physical quantity rather than in monetary terms. देखो ये बड़ा कमाल का चीज़ है, monetary terms तो बाद में आया, तो पहले तो रिकॉर्डिंग जो होता था वो फिजिकल टर्म्स पे होता था। क्ले टैबलेट्स वर यूज्ड इन बैबिलॉन टू रिकॉर्ड एसेट्स। तो बैबिलॉन में ये एसेट्स हुआ करते थे दोस्त, राइट, एंड दे यूज्ड टू रिकॉर्ड द नंबर्स क्ले टैबलेट्स में। ये देखो क्ले टैबलेट्स में रिकॉर्ड किया गया है। पैसे नहीं हुआ करते थे, मॉनेटरी टर्म्स पे नहीं रिकॉर्ड होते थे, जो आज अभी हमने पढ़ा है कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन पे रिकॉर्ड होना है। 4 सेंचुरी से अब हम सीधा जंप मारे हैं 11th सेंचुरी पे। ये एक अच्छा बॉस है, ठीक है, बड़ा एम्पायर है इसके पास। ये अपने मुनीम को दे दिया, अरे भाई तुम हिसाब रख। और उस मुनीम को हम कहते थे स्टीवर्ड। जो हम हिंदी में मुनीम कह रहे हैं, अंग्रेजी में कहते थे स्टीवर्ड। तो ये वर्ड हम काफ़ी देखेंगे और सुनेंगे, स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। तो दोस्त ये समझ लो कि ये स्टीवर्ड वर्ड कहाँ से आया। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि स्टीवर्ड अकाउंटिंग जो है, यही रूट्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो हम बात कर रहे हैं, उसका रूट्स क्या है, स्टीवर्ड अकाउंटिंग। दोस्त, बाद में आया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, बाद में आया कॉटेज इंडस्ट्री। कहने का मतलब है कि 11th सेंचुरी के बाद हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री थी। ये 18th-19th सेंचुरी में आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री के ज़माने में अकाउंटिंग कैसे होता था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया 18th-19th सेंचुरी में, तो साथ साथ वो लेकर आया कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, द वर्जीनिया कंपनी, तो सपोजिटली द फर्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी। साथ साथ हम डिस्कस करना चाहते हैं ओरिजिन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम और इटालियन सिस्टम और फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न अकाउंटेंसी इन जिनोवा, वेनिस, फ्लोरेंस इन इटली। सलाम करना चाहता हूं मैं डबल अकाउंटिंग सिस्टम को। वेनिस इटली में क्या हुआ, ल्यूका पेसियोली, the book describing double entry system was first written by ल्यूका पेसियोली। देख लीजिए दोस्तों, ल्यूका पेसियोली को 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तब हुआ क्या, डिवोर्स हो गया ओनरशिप और मैनेजमेंट का। उससे पहले होता था कि ओनर्स ही मैनेज करते थे,
अब क्या हुआ, बहुत लोग पैसा लगा रहे हैं और लोगों का पैसा, ओनर्स अलग और मैनेज करने वाले लोग अलग। तो अब आया कानून, क्योंकि लोगों का पैसा को सुरक्षित रखना का जिम्मेदारी है कानून का। तो इंडियन कंपनीज एक्ट आया दोस्त 1956 में, कि किसी भी इन्वेस्टर का पैसा बेकार ना जाए। 20th सेंचुरी जब हम पहुंचे और अवेयरनेस क्रिएट हुए, इन्वेस्टर चाहते थे कि भाई बिजनेस में घुसने से पहले they wanted to know more about the business before entering into business transactions। अवेयरनेस क्रिएट हो गया कि हम पैसा लगाएंगे तो हमें और डिटेल और इंफॉर्मेशन दो। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग घुस गए बिजनेस में, कंपटीशन बढ़ गया दोस्त, कंपटीशन ही कंपटीशन, सब कोई पैसा कमाने की होड़ में है। कंपटीशन के साथ आया मैनेजरियल अकाउंटिंग, क्योंकि अगर मुझे सामने वाले को हराना है तो मेरे को अपना स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, मुझे सब पता होना चाहिए कि भाई मेरा कॉस्ट कैसे कम हो, मेरा एफिशिएंसी कैसे बढ़े। तो ये कंपटीशन के कारण आया मैनेजरियल अकाउंटिंग। दोस्त अपने को पता है लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल, ये सब लगता है। कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज यूज करता है लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल, और ये करने लग गए मास प्रोडक्शन। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, अब ये होने लग गया मास प्रोडक्शन, और ये मास प्रोडक्शन से हुआ पोल्यूशन। पहले पोल्यूशन का नाम किसी ने नहीं सुना था, ये धुआं क्या होता है कोई नहीं जानता था। पोल्यूशन आया दोस्त, किससे आया? पोल्यूशन आया, लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल को लेकर मास प्रोडक्शन किया। उसके बाद अब लोगों को चिंता होने लग गई है कि भैया पृथ्वी को बचाओ, यूनिवर्स को बचाओ। तो ये यूनिवर्स को जब बचाने की बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कहते हैं सोशल अकाउंटिंग। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आया, सोशल अकाउंटिंग जैसा शब्द आया, सोशल अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट आया, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स आया। ये जो मास प्रोडक्शन से क्या फ़ायदा हुआ? मास प्रोडक्शन से मास लोगों को एम्प्लॉयमेंट, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स आने लग गए, प्राइसेस भी गिर गए। ये तो फ़ायदा ज़रूर हुआ है भैया, जॉब मिलने लग गए, क्वालिटी आ गया, प्राइसेस भी गिर गए क्योंकि कंपटीशन आया। तो आज का मॉडर्न सिनेरियो क्या है? आज का मॉडर्न सिनेरियो में मेरे दोस्त, हमारे पास हाई टेक गैजेट्स है, कंप्यूटर्स है, आईपैड्स है। आज के मॉडर्न सिचुएशन पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस है, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया है, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स चाहिए मेरे दोस्त। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है। आज की सिचुएशन पे ऑपरेशनल रिसर्च बोलकर कॉन्सेप्ट आ गया दोस्त। ये यूज किया जाता है मैनेजमेंट यूज करते हैं वेरियस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। प्रॉब्लम्स अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। किस लेवल का तरक्की हो गया है, ऑपरेशनल रिसर्च कहते हैं इसे। और डबल एंट्री सिस्टम जो ल्यूसा पेसियोली ने इटली में फॉर्म किया था, आज भी अकाउंटिंग में ये डबल एंट्री सिस्टम चले आ रहा है, डेबिट एंड क्रेडिट। वी हैव स्टडीड द वेरियस eras right from 4th century, but our present system of accounting uses the double entry system.